Hi, केपी। how are you? गुड गुड, हाउ आर यू केपी? बढ़िया बढ़िया। कैसा चल रहा है सब वहां पे? ठीक चल रहा है यार। अभी तो लॉकडाउन में यार काफी केसेस बढ़ रहे हैं, हालात ठीक नहीं है। बट यू कांट डू एनीथिंग, सबर पेशेंस और जस्ट हैव टू टेक गुड केयर एंड टेक द प्रिकॉशंस। तो गोवा में इतना नहीं है ना, पर स्टार्टिंग में तो बहुत कम था। हाँ, पहले बहुत जल्दी में ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दिया ना, उसके बाद इन लोगों ने काफी लोगों को बाहर से बुलाया। और हाँ। बॉम्बे दिल्ली वाले वीआईपीज वगैरह जिनके हॉलीडे होम्स है, ये भी सब आ गए हैं, तो इसमें केसेस काफी बढ़ गए हैं, अभी डेथ्स भी काफी हो गई है। तो बीच में वापस एक सेकेंड लॉकडाउन किया था 3 दिन का, तो उसको फिर एक्सटेंड किया। तो यार थोड़े थोड़े एरियाज है जहाँ पे लॉकडाउन किया हुआ है, पूरा गोवा नहीं है। बट देखते हैं अभी आगे। ओके। सबको पता है कि शादाब जगती आईपीएल में बहुत फेमस हो चुके थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो उन्होंने आरसीबी और गुजरात लायंस खेले। और गोवा के रिसेंट प्लेयर है, सबको पता है कि गोवा के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं। और बहुत सारे विकेट टेकर गोवा के लिए। अगर आपने इनका इकोनॉमी देखा T20 में, तो इनका इकोनॉमी है 7.68। जो T20 में, वो भी स्पिनर का बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत कम लोगों को केपी। मालूम रहेगा, क्योंकि आप बहुत अंडररेटेड है जितना मुझे मालूम है, क्योंकि आपके साथ रविंद्र जडेजा, अश्विन ये सब खेलते थे, दोनों इंडिया खेल रहे थे। तो उसमें भी आप परफॉर्मेंस करते थे। महेंद्र सिंह स्पेशली, उनको आपको भरोसा था। जितना भी देखा है, महेंद्र सिंह भी जब भी किसी को खिलाते तो फर्स्ट रहता है तो ही खिलाते हैं। भी हमेशा सेम टीम के साथ खेलते हैं। हार्डली बहुत कम प्लेयर्स को उन्होंने चांस दिया है, जो भी है। जिन्हें भी चांस देते हैं उनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। एक आई थिंक आपका फ्रेंडशिप भी उनका बहुत अच्छा रहेगा उनके साथ। आप इतने साल तो वेलकम टू अवर इंस्टा लाइव। थैंक एंड यू। डेफिनेटली बहुत सारे यंगस्टर्स को स्पिनर जो है या उनको हेल्प होगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपका जर्नी कौन से एज में सीजन बॉल का क्रिकेट स्टार्ट हुआ था, और रणजी ट्रॉफी तक आपका जर्नी कैसे रहा? केपी, मेरी जर्नी जो है वो स्कूल से शुरू हुई थी एक्चुअली। जब मैं स्कूल में था, तो ऐसे तो पता है कि आपको गोवा में कल्चर है कि फुटबॉल वगैरह, यहाँ पे बीचेस हाँ। काफ़ी है। तो व्हेन आई वाज स्मॉल, जब हम बचपन में बीचेस पे वगैरह काफ़ी स्पोर्ट खेलते थे, जैसे वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, तो वहाँ से मेरा राइट। इंटरेस्ट काफ़ी था स्पोर्ट्स में। तो शुरुआत में मैंने फुटबॉल से ही शुरू की थी, तो फुटबॉल प्रैक्टिस वगैरह चली थी। उस टाइम पे काफ़ी अंडर आर्म क्रिकेट हुआ करता था, टेनिस बॉल अंडर आर्म क्रिकेट। और मेरे कजन भाई थे, वो काफी खेलते थे, तो मैं उनके साथ चले जाता था देखने के लिए मैचेस या खेलने के लिए। तो वैसे मेरी जर्नी शुरू हुई कि मुझे इंटरेस्ट आ गया क्रिकेट में। और जब स्कूल में हमारे टूर्नामेंट्स होने लगे, तो स्कूल में हम लोगों ने काफी ट्रॉफीज जीती, तो वहां से इंटरेस्ट बढ़ा। फिर अंडर 16 ट्रायल्स के लिए गया, फिर वहां पे सिलेक्ट हुआ, फिर वहां पे परफॉर्मेंस अंडर 19 22 जूनियर लेवल खेल के फिर रणजी ट्रॉफी सिलेक्ट हो गया। रणजी ट्रॉफी से फिर वो सब, तो वैसी जर्नी शुरू हो गई। तो खास करके पर स्कूल में जैसे ही मैचेस होने लगे, फिर वहाँ पे हमारे स्कूल के पास एक ग्राउंड था, वहाँ पे प्रैक्टिस होती थी क्लबों की। तो उनके पास जाके फिर ठहरना, वो साथ में खेलना वगैरह, तो वहाँ से काफी शुरू हो गया। ओके। ऐसा कोई मेमोरी है जिसमें, जैसे कि आप रणजी ट्रॉफी सिलेक्ट हुए, तो एक इलेक्शन के पहले हम कोई भी सिलेक्शन टूर्नामेंट, एक इनविटेशनल टूर्नामेंट जहाँ पे हम परफॉर्मेंस ऐसे कर दे कि सबकी नजर हमारे ऊपर पड़े, रणजी ट्रॉफी के लिए तैयार है, तो ऐसा कौन सा टूर्नामेंट था आपका जहाँ पे सिलेक्टर्स को लगा रहेगा? मैं जब अंडर 19 खेल रहा था, उस टाइम पे मैंने अंडर 22 भी सिलेक्ट हुआ था मैं गोवा के लिए। और मुझे पता है हमारी मैच थी हैदराबाद के साथ अंडर 22, और मैंने एक इनिंग में 9 विकेट लिए थे। आई गॉट 9 विकेट्स, हाँ। तो ओके। मेरे मेरी वो परफॉर्मेंस से एक्चुअली मुझे रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट होने का मौका मिला एक्चुअली। और और हमारी रणजी ट्रॉफी नेक्स्ट मैच भी हैदराबाद के ही साथ थी। तो उस मैच में अजहर, वीवीएस लक्ष्मण ये सब खेल रहे थे, वेंकटपति राजू, और मैं 98 99 की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो दैट वाज वेरी मेमोरेबल एक्चुअली, कि एक इनिंग में 9 विकेट मिलना, और हमने वो मैच एक्चुअली हारने वाली मैच जीती थी मैच। तो इट वाज वेरी नाइस।
ओके, तो आपके गोवा का कल्चर के बारे में बताओ, क्रिकेट कल्चर के बारे में बताओ, क्योंकि हमने देखा है कि सब सब जो प्लेट के जो भी टीम्स थे सब लोग ग्रो होते जा रहे हैं, पर जितना मुझे पता है कि गोवा का जो ग्रोथ है वो इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। कि हमने पहले भी सुना है कि गोवा की टीम इलाइट में मुझे नहीं लगता कि लास्ट 10 साल में तो आई रहेगी, कि मैं जितना खेला हूँ लास्ट 10 साल के इसमें इलाइट में तो नहीं थी या फिर नॉकआउट में नहीं आई रहेगी। पर जो ग्रोथ रहता है, हर टीम कोई ना कोई नॉकआउट्स में पहुंचती है, इवन एक साल खराब होता है 2 साल खराब होता है पर वो लोग कम बैक करते हैं। पर गोवा में मैंने देखा कि बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो आपको क्या लगता है उसके बारे नहीं, आपने जैसे कहा यहाँ पे कल्चर एक्चुअली कंपेयर टू मुंबई कर्नाटका या फिर तमिलनाडु, वो कल्चर उतना है नहीं। और हम लोगों ने एक्चुअली लास्ट 2007-8 में नॉकआउट हम लोगों ने क्वालिफाई किया था अगेंस्ट बंगाल, हम क्वार्टर फाइनल खेले थे। और लास्ट ईयर भी हम प्लेट से अभी क्वालिफाई हुए हैं, जो नीचे वाले ग्रुप से वापस प्लेट में आ गए हैं। तो ऐसा नहीं कि टैलेंट काफी है गोवा में। यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली है कि क्रिकेट ज्यादा होती नहीं कंपेयर टू जैसे आपके बॉम्बे में इतने लीग्स होते हैं, कंपनी मैचेस होते हैं। बैंगलोर में मैं खुद खेला 5 साल, और उस में? खेलने से मुझे काफी फर्क पड़ा मेरे गेम के ऊपर, मेरे इसके ऊपर। क्योंकि जब तक आप बाहर जाके खेलोगे नहीं डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, डिफरेंट कंडीशंस में, तो आप को पता नहीं चलेगा एक्चुअली कि वे यू स्टैंड। और हमारे खास करके ज्यादातर गोवन प्लेयर्स का यही प्रॉब्लम है कि दे ओनली प्ले इन गोवा, नॉट मेनी प्लेयर्स गो आउट और आर विलिंग टू गो आउट ऑफ गोवा and play outside with different players. So that is one राइट। big reason I feel के इम्प्रूव होना है, या फिर वो हंगर चाहिए कि आपको सक्सेस होना है, तो वो मुश्किल है। प्लस मैचेस कम होते हैं गोवा में कंपेयर टू लीग मैचेस। जब मैं जूनियर लेवल खेलता था तो उस टाइम पे 3 डेज मैचेस होते थे, काफी टूर्नामेंट्स होते थे, इनविटेशनल टूर्नामेंट्स होते थे। तो आपके बॉम्बे से भी काफी प्लेयर आते थे, बैंगलोर हाँ। से, चेन्नई से काफी प्लेयर आके खेलते थे गोवा में। अभी वो भी कंटिन्यू नहीं है एक्चुअली, और अभी टूर्नामेंट्स भी काफी कम हो गए हैं। एक जीसीएल होता है T20, और लीग मैचेस होते हैं, तो 2 टूर्नामेंट्स मुश्किल से होते हैं गोवा वो में। टूर्नामेंट तो बहुत बड़ा होता है वो तो। हाँ, वो काफी बड़ा होता है, बट इट इट डजंट हेल्प द गोवन प्लेयर्स बिकॉज बाहर की कॉर्पोरेट टीम्स आके खेलते हाँ। हैं। गोवा से सिर्फ एक ही टीम होती है, तो आउट ऑफ 70-80 पूल जो है प्लेयर्सों का, उसमें से मुश्किल से 15 प्लेयरों को चांस मिलता है। तो इट डजंट डू एनी जस्टिस टू गोवन प्लेयर्स वो टूर्नामेंट। बट व्हाट आई वांट टू से इज के जब तक स्कूल रूट लेवल से, ग्रास रूट लेवल से, स्कूल से आप डेज मैचेस जैसे इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं जैसे आपके बॉम्बे में होते हैं स्कूल मैचेस अंडर 14 वगैरह, यू प्ले 2 डेज 3 डेज मैचेस। तो मैं आई फील कि वो सेम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ग्रास रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जूनियर लेवल में आप जब स्टार्ट करोगे डेज मैचेस वो एज से खेलना, तो आपको आगे जाके बहुत फर्क पड़ता है। और यहाँ पे गोवा में एक्चुअली वो हो नहीं रहा है अभी, और उससे काफी फर्क पड़ रहा है। लेकिन टैलेंट बहुत है। आप एक्चुअली नॉर्मल देखोगे, वी आर एक्चुअली नेचुरली एथलीट बिल्ड, क्योंकि द काइंड ऑफ फूड वी ईट, और हमारा जो बीचीज है, रोज जो भी है, हाँ, तो उसमें नॉर्मली हम स्पोर्ट खेलते ही हैं, तो वो एक्चुअली नेचुरली आता है। बट ओनली थिंग इज थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो कल्चर आना अभी आना चाहिए एक्चुअली। राइट। मैं अंडर 19 जेडसीए के टाइम में हम लोग मैच इंटर जोन जो मैचेस रहता तभी मेरे बैच में मतलब हम वेस्ट जोन वर्सेस साउथ जोन मैच, साउथ जोन था। उसमें वो पिंटो पिंटो करके है, रूबेन पिंटो ऐसा उसका नाम है ना रे, उसका। रेगन रेगन पिंटो। रेगन पिंटो, हाँ। तो मैंने उसको देखा था एक बार, मतलब गेम खेलते हैं, जो वार्म अप में गेम खेलते फुटबॉल खेल रहा था। मतलब हाँ, ऐसा लगा कि मतलब क्रिकेटर चाहते हो अच्छे फुटबॉल नहीं खेलते क्योंकि यहाँ फिर प्रैक्टिस कम होता है। पर जो गोवा में मैंने जितने भी देखे वो लोग अलग लेवल खेलते फुटबॉल, मतलब मेसी जैसा अकेला बॉल लेके जाता है वैसा उसको देखा था। फिर नहीं, बोला ये क्या है, फुटबॉल क्रिकेट में है। गोवा की क्रिकेट टीम है ना, अगर फुटबॉल में किसी को भी हरा देगी, कोई भी क्रिकेट टीम में क्रिकेट हाँ, टीम और को सिर्फ क्रिकेट का टूर्नामेंट हो जाएगा फुटबॉल का तो डेफिनेटली बंगाल और गोवा में भी फाइनल में आएगी। हाँ, जरूर। ओके। और आपका जो मैंने सुना था कि जो आप आपको जब ड्रॉप किया था वो टाइम में आपने कुछ तो लास्ट गेम में 5 विकेट निकाले थे, या जो सेकेंड लास्ट या लास्ट मैच में आपने 5 विकेट निकाले थे और आपको सडनली टूर्नामेंट के बीच में ड्रॉप किया था। शायद आप कैप्टन भी थे वो टाइम में। नहीं, मैं कैप्टन नहीं था। 2017 मेरा लास्ट गेम की बात कर रहे हो आप, लास्ट रणजी ट्रॉफी मैच। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। पंजाब पंजाब के साथ मैंने 5 विकेट लिए।
पर पता नहीं सिलेक्टर्सों ने सोचा कि वो 5 विकेट काफी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सामने वाली टीम ने तो उनको लगा कि मेरे 5 विकेट इज नॉट वर्थ। तो पर मुझे भी पता नहीं, इवन आई एम सरप्राइज के सडनली इन लोगों ने, बट एनीवेज दे वांटेड टू गिव चांस टू द यंगर प्लेयर्स वगैरह। और फिर यहाँ पे वैसे ही चल रहा था, तो 3-4 प्लेयरों को उनको वैसे भी शुरू स्टार्ट ऑफ द सीजन ही उन्होंने मन बना रखा था कि ड्रॉप करना है, तो वैसे भी हम लोग उस रडार में थे एक्चुअली। तो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि परफॉर्मेंस करने के बाद भी आपको भी, और ऐसी टीम मतलब पंजाब स्ट्रॉन्ग टीम थी, उनके साथ अब अगर 5 विकेट ले रहे हो तो इट्स बिग अचीवमेंट वगैरह, बट selectors and the other management thought it otherwise. But yes, things happen. You can't help it, boss. You have to just be patient and work on your game and keep working on your game. ऐसे नहीं कि players do get drop, performance होता है नहीं होता है, but हाँ, important is how you come back, and that is very important. राइट। मतलब आई थिंक एक ही सीजन में आपको स्वप्निल असनोडकर एंड बांदीगर को तीनों को ड्रॉप किया था, मतलब कुछ नया प्लेयर्स को चांस देना था, तो उन्हें ड्रॉप किया था। मैं बांदीगर से भी एक बार बात हुआ था मेरा, तो उसने भी कहा था कि मैं वनडे में कुछ तो 50 3 4 50 किए थे और फिर भी नेक्स्ट सीजन मुझे लिया नहीं था, तो वेरी अनफॉर्चुनेट था। मैं भी बोला इतना रन करके, बोले इतना रन करके तो मुंबई में तो खेल ही लेता था। तो मैं वही बोला उसको कि इतना रन कर रहा तो मुंबई में तो खेल ही लेता था आराम से। तो पता हाँ, नहीं क्या हो गया, पर ठीक है, नहीं ट्राई करो, गिव अप मत करना। no, it was very unfortunate what happened, but we can't help it. We have to move on. राइट, राइट। ओके, तो आते हैं हम आईपीएल में। जी। आईपीएल से जैसे एमएसजी के बारे में बोला था, आपकी बेस्ट मेमोरी कौन सी है एमएस धोनी के साथ? बेस्ट मेमोरी मेरा पहला मैच जो मैं खेला था डीडी के साथ, दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ, जहाँ पे मैंने 4 विकेट लिए थे, मैन ऑफ द मैच भी। तो दैट इज वन ऑफ माय बेस्ट मेमोरीज, एंड आल्सो द विकेट ऑफ सचिन तेंदुलकर इन द फाइनल्स 2010 में, जो हम खेले थे डीवाई पाटिल स्टेडियम पे जो मैचेस, और हाँ। वो विकेट से हम काफी मैच टर्न हो गई थी। तो काफी हम्म। मेमोरीज है एक्चुअली, बट दिस आर मेमोरीज दैट यू विल ऑलवेज चेरिश। और वो किरण पोलार्ड का जो सामने फील्डर लगाया था, वही मैच ना वो? हाँ हाँ, वही मैच वही मैच। हाँ, तो जैसे ही राइट। वो पोलार्ड ने आके थोड़ा परेशान कर दिया था, तुरंत हाँ, लगा कि मैच, पर माही भाई ने अपना दिमाग चलाया, फिर सामने फील्डर वो प्लान, दैट वाज द द सुपर्ब मूव बाय कैप्टन। और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली कि, और हाँ। शायद पोलार्ड ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वहां पे फील्डर लगेगा। वो एक अनऑर्थोडॉक्स फील्ड प्लेसमेंट जैसे हो गया, क्योंकि नॉर्मली कोई लगाता नहीं है, पर वो हाँ पोलार्ड का शॉट सीधा ही रहता था, इसलिए परफेक्ट फील्ड लगा और वैसे ही कैच गया। तो सब हाँ लोग करते थे कि एमएस धोनी अपना दिमाग कुछ अलग ही लगाता है, और मैं सडन ये क्या हो गया, अच्छा हो गया है, तो अरे वाह क्या कर रहा है हाँ कैप्टनसी। हाँ। नहीं, ये क्रिकेट ऐसी है ना बॉस, जब की खासियत ही भी वैसी है, कुछ अलग ही करे। no, he's one of the best captains India has ever seen, and उसके रिकॉर्ड्स आप देखें कि आईसीसी ट्रॉफीज और जैसे उसने आईपीएल ट्रॉफीज जीती हैं, काफी थिंकिंग है, मतलब अनऑर्थोडॉक्स तो है ही है, पर बेस्ट थिंग अबाउट हिज हिम इज के वो प्रिडिक्ट अच्छा करता है कि आगे हाँ। क्या होगा, मतलब उसको पता, हम्म। मतलब ही प्रिडिक्ट्स इट सो वेल कि आगे शायद ये होगा, तो ही इज ऑलरेडी रेडी, उसके प्लान ए बी सी ऑलरेडी रेडी रहते हैं। और एक अच्छी बात है, सॉरी, और एक अच्छी बात है कि बॉलर्स को काफी फ्रीडम देता था, जब मैं बॉलिंग डालता था या अश्विन और जडेजा हो, तो हम लोग को काफी फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी कि अपनी खुद की फील्डिंग लगाओ। हम्म। जब अगर प्लान वर्कआउट नहीं हो रहा है तो देन यूज टू वर्क हिज माइंड वगैरह। पर वैसे दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट कैप्टन के, ही नोज कि आप प्लेयर्स के, आप हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर्स एट व्हाट टाइम एंड व्हाट सिचुएशन वगैरह। तो मेरे बॉलिंग को वो हमेशा राइट टाइम पे उसने यूज किया है, और हम्म। उसके वजह से मेरे परफॉर्मेंस में भी काफी फर्क पड़ा है, शायद वो ओपनिंग स्पेल हो या पावर प्ले में डाला हूँ या बीच में डाला हूँ या आखिरी में डाला हूँ, और बैट्समैन देख के वगैरह, तो ही यूज्ड टू यूज हिज बॉलर्स वेरी वेरी स्मार्टली। तो ऐसा कोई मेमोरी है आपका? मुझे तो लगता है कि अपने बहुत सारे प्लान करके विकेट्स निकाले रहेंगे बैट्समैन, मतलब एमएस धोनी और आपने बात करके बड़े से बड़े बैट्समैन को प्लान करके विकेट निकाला है। तो ऐसा कोई किस्सा है किसी का जिसमें आपने सडनली प्लान किया और उसको आउट किया?
2011 का फाइनल जो हम खेल रहे थे आरसीबी के साथ, एबी डिविलियर्स का मुझे पता है, क्योंकि माही ने मुझे बोला था कि एबी डिविलियर्स थोड़ा मतलब नॉर्मली फॉरेन प्लेयर्स थोड़ा अगर बॉल घूम रहा है या स्लो विकेट है तो दे टेंड टू लिटिल बिट स्ट्रगल, तो कि एबी एक्चुअली अगर थोड़ा बॉल घूम रहा है और स्लो विकेट है तो इज नॉट कंफर्टेबल फॉर लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो माही ने मुझे एक्चुअली बोला था कि एबी आएगा तो तैयार रहने के लिए। तो जैसे ही एबी आया तो मेरी बॉलिंग शुरू हुई, तो मैंने उसको प्लान किया था कि नॉर्मली उसके पैर पे, क्योंकि वो शफल वगैरह होता है और स्लो विकेट था, तो मैंने उसको एलबीडब्ल्यू नॉर्मली थोड़ा वाइड एंगल से डाला था और सीधा बॉल मतलब एक दो बॉल मैंने घुमाया तो उसको लगा कि हाँ टर्न हो रहा है, टर्न हो रहा है, तो फिर मैंने तीसरा चौथा बॉल जो है आर्मर स्ट्रेटर डाला तो उसने पैर पे ले लिया और आउट हुआ था। तो वो हम लोगों ने प्लान किए थे वैसे आउट लेने के लिए, वो थे। फिर बाकी डिपेंड होता था लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर के ऊपर कौन अच्छा खेलता है क्या वगैरह, तो वो सब हम स्टडी मतलब करते थे बॉलिंग बॉलर्स मीटिंग वगैरह में। पर धोनी होता नहीं था, धोनी मैं जितने 6 साल खेला हूँ ना एक भी मीटिंग उसने अटेंड नहीं की है शायद, बॉलर्स मीटिंग। हाँ, तो इट वाज ओनली बिटवीन द बॉलर्स एंड द बॉलिंग कोच, अपना स्टीफन होता था, हाँ फ्लेमिंग होता था। और फिर वो अपने नॉर्मली धोनी ही ऑलवेज गोज ऑन इन इंस्टिंक्ट, वो फील्ड पे जो हाँ। चल रहा है उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है। तो ही नेवर बिलीव्ड इन मीटिंग्स एंड आल्सो दैट वाज आल्सो गुड थिंग। तो या ओके। तो आपको कौन सा बैट्समैन ऐसे एकदम डिस्ट्रक्टिव लगता था जिससे आप कि डिस्ट्रक्टिव मतलब एक तो लेफ्ट हैंडर्स हमारे इसमें टीम में सीएस की टीम में काफी अच्छे प्लेयर्स थे यार। हेडन था, हसी था, रायना, बद्री, फिर माही। तो इन लोगों को जब आप नेट्स में बॉलिंग डालते थे तो हाँ एक तरफ से अच्छा लगता था कि आप इतने अच्छे बड़े प्लेयरों को बॉलिंग डाल रहे हो और उसमें सीखने को काफी मिलता था। तो नेट्स में एक तो माही भाई को बॉलिंग डालने में डर भी लगता है क्योंकि वो इतने जोर से मारते थे सीधा सामने, तो वो फॉलो थ्रू भी वगैरह देखना पड़ता था। फिर हाँ हेडन एक था, हेडन वो भी स्टेप आउट होके वगैरह सब एकदम सीधा सीधा मारते थे वो लोग जोर से। पर डिस्ट्रक्टिव वगैरह ऐसे थे कि एबी डिविलियर्स वाज, अगर इफ हिज डे और विकेट अगर अच्छी है और फ्लैट विकेट है ही कैन मर्डर एनी बॉलर। तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बॉलर्स टू बैट्समैन टू बोल टू। देन फिर हेडन था और गेल वगैरह, ये तो पावर वगैरह हिटिंग पे जाते थे, पोलार्ड वगैरह। बट डिपेंड होता था सिचुएशन पे वगैरह, क्योंकि आप T20 नेट्स में और मैच में बॉलिंग अलग होती है, सिचुएशन के हिसाब से आपको बॉलिंग रीड करना होता है गेम के, आप क्या बैट्समैन वाला, और ऑलमोस्ट यू हैव टू कीप द बैट्समैन गेसिंग एज अ स्पिनर। आपके लिए बहुत जरूरी है कि वेरिएशंस होना चाहिए और आप सामने वाले बैट्समैन को हमेशा गैस पे रखो कि वो क्या डालने वाला है। अगर उसको उसने आपकी बॉलिंग को प्रिडिक्ट कर लिया तो फिर वो इजी हो जाता है उसके लिए खेलने के लिए। तो ये सब नॉर्मली आप अच्छे बॉलर्स को, अच्छे बैट्समैन को जब आप नेट्स में डालते हो डिफरेंट पर्पस के साथ, तो ये सब एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है। ओके। तो जो भी जैसे कि क्रिस गेल ले लो या फिर आप रसल के साथ खेले हो क्या अगेंस्ट? एंड्रे रसल के साथ खेला हूं पर मैं उसको बॉलिंग डाला नहीं शायद 2012। हाँ ओके, नहीं। जैसे कि रसल या पोलार्ड या फिर क्रिस गेल जैसे जो बैट्समैन रहते हैं जो पावर हिटिंग के लिए बहुत माने जाते हैं, तो उनके सामने आप आपका प्लान क्या रहता है, कैसे बॉलिंग डालना चाहिए उनको? नॉर्मली उनको कंटेन करने के लिए आप डिसाइड करते हो कि आपको डॉट बॉल, पर एज अ बॉलर इट इज इम्पोर्टेंट कि आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होना बहुत जरूरी है, कि आप हमेशा विकेट लेने को देखोगे तो वो नॉर्मली पॉजिटिव आ जाता है। एक बार आप डिफेंसिव हो जाओगे कि सामने वाला मार रहा है, आप उसको डॉट बॉल या फिर एक रन देने के लिए, तो वो नेगेटिव वे हो जाता है। जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी कि कोई भी बैट्समैन हो, पर आपको अगर अपना अच्छा बॉल डालोगे आप, तो चांसेस आउट होने के ज्यादा है, और वो थिंकिंग में नॉर्मली बॉडी भी वैसे रिएक्ट करती है। तो सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई भी पावर हिटिंग वाला खेल रहा है तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सिचुएशन पे, मैच के सिचुएशन पे डाल रहे हो। अगर वो मार रहा है तो फिर उसको आप नॉर्मली उसको क्रैम्प करने को देखोगे पैर पे, या फिर वाइडर डालने को देखोगे। पर अगर वो विकेट गई है अभी और पहला आपका पहले 2-3 बॉल खेल रहा है तो हमेशा आप उसको अटैक करने के लिए देखोगे, या उसको नॉर्मली पैर पे या फिर कॉट बिहाइंड ऐसे स्लिप्स में लेने के लिए देखोगे। तो डिपेंड करता है, बट नॉर्मली इंपॉर्टेंट है एज अ बॉलर स्पिनर के लिए खास के पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आप शायद कोई भी बैट्समैन को डालना हो पर पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होना बहुत जरूरी है। और आपका
स्ट्रेंथ पता है आपको कि आपकी कौन सी अच्छी बॉल है, वो उस पे आपको ट्राई करना है। ओके, मेरा एक क्वेश्चन ही था कि T20 में मोस्टली बहुत लोग कंटेन करना डालते हैं, तो मेरा यही क्वेश्चन था कि आपका थिंकिंग क्या, विकेट निकालना या कंटेन करना? तो आपने जवाब दिया कि मेन पहली चीज तो आपको विकेट निकालना ही रहना चाहिए, तो बाद में नहीं अगर कुछ होता है तो फिर कंटेन। नहीं, मेरा मेरा हमेशा थिंकिंग होता था कि अटैक करने के लिए, विकेट लेने की, क्योंकि एक बार आप विकेट लोगे तो उसमें आपको भी फायदा होता है और टीम को भी फायदा होता है। और स्कोर भी वैसा, नॉर्मली रन रेट भी स्लो हो जाता है। तो विकेट लेना बहुत जरूरी है। T20 में आप कंटेन नहीं कर सकते हो ज्यादा टाइम तक। तो आप अगर विकेट लोगे रेगुलर इंटरवल्स पे तो आपका स्कोर भी हम्म। वैसे चेक होता रहेगा। तो बॉलर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई नो T20 इज हार्श ऑन बॉलर्स, विकेट्स अच्छे हैं, छोटे ग्राउंड है, बैट्स अच्छे हैं, बट आपको बस एक ही बॉल चाहिए आउट लेना। और आपका अगर इफ यू हैव दैट टैलेंट वगैरह और आपके पास वो बॉल है, तो आप विकेट लोगे, टीम को भी हेल्प हो जाएगी, आपको भी। राइट, राइट। ओके, आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल जब मैं खेल रहा था स्कूल टाइम से, रणजी ट्रॉफी वगैरह, आई यूज्ड टू एडमायर राहुल द्रविड़, सचिन राहुल। तेंदुलकर, राहुल भाई, सचिन, अनिल कुंबले, because these are the players you have learned, you can actually watch them and see, have learned on the field, off the field, how they carry themselves, very humble people and down to earth, और इतने बड़े players, लेकिन आप उनको देख के काफी कुछ सीख सकते हो। फिर एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर जब मैं खेल रहा था, मैं जूनियर लेवल पे डैनियल विटोरी, मुरली कार्तिक, तो इनको मैं काफी फॉलो करता था, सुनील जोशी को, इनको लोग जब इनके परफॉर्मेंसेज, इनके बॉलिंग देखता था, वीडियोस वगैरह, तो ये सब मेरे एक्चुअली काफी थे जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एज अ प्लेयर टू वॉच देम। मेरे भी राहुल द्रविड़ मेरे फेवरेट है, रोल मॉडल है मेरे। और सचिन तेंदुलकर, उनके साथ मैं लकी हूँ कि मैं उनके साथ खेल पाया। 6 मैच हम ड्रेसिंग रूम शेयर किए, 5 मैच में खेला उनके साथ। तो हाँ, तब मुझे इतना अच्छा लगता है कि इतने बड़े प्लेयर है, कोई ईगो नहीं है, सबसे बात करते। और जब गुस्सा, आदमी इतना कंट्रोल करता है गुस्सा, मुझे मालूम नहीं MS धोनी, आपको पता रहेगा कि MS धोनी भी ग्राउंड पे कंट्रोल करते हैं गुस्सा। सचिन राहुल द्रविड़ ने कभी गुस्सा ऐसा हार्डली, एक या एक बार मुझे पता है कि राहुल द्रविड़ ने शोएब अख्तर के साथ केवल पाकिस्तान मैच था करके हुआ रहेगा, पर हार्डली सचिन तेंदुलकर को दिक्कत नहीं दी। मैंने भी खाया था कुछ नॉर्मल, बाद में नॉर्मल बात किया के साथ। फिर एक फिर गुस्सा, MS धोनी ने भी गुस्सा किया किसी को वगैरह। के पे आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, सुनाई नहीं दे रहा। आ रहा है क्लियर? हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, मैं जैसे वही बोल रहा था कि ये जो ग्रेट प्लेयर्स है, तो हाँ, हमने कभी हार्डली उनको कभी देखा ही नहीं कि गुस्से कभी ग्राउंड पे हुए। बिल्कुल तो एक बिल्कुल। एक दो बार सिर्फ राहुल द्रविड़ का मैंने देखा, तो राजस्थान रॉयल्स बैडली हारी थी वो हाँ मुंबई के आगे। कोई भी वो टाइम में भड़कता था, 13 हाँ पॉइंट 12.5 हारी थी, 200 ऑलमोस्ट 190 कुछ तो। और एक बार शोएब अख्तर के साथ था। सचिन तेंदुलकर को मैंने कभी देखा नहीं। तो आप MS धोनी को कभी देखा है ऐसे थोड़ा गुस्सा होते हुए? नहीं, मैं एक्चुअली एक बार देखा हूँ, मेरे जो 6 साल के इसमें CSK के करियर में मैं उनको एक बार देखा हूँ। पर नॉर्मली वो हमेशा कूल और काम रहते हैं, और उनको आप देखोगे तो ही आपके मतलब सामने से आप उनको देखोगे तो लगेगा कि यू गेट दैट पॉजिटिव फीलिंग। तो एक मैच था हमारा जो चैंपियंस लीग मैच खेले थे हम 2011 में, तो वो मैच हम्म। हम ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के साथ, हमको 120 रन करने थे, वो भी चेन्नई विकेट पे। तो घूम रहा था बॉल, स्लो विकेट थी, तो हम लोगों ने उनको शायद 118 या 119 में आउट लिया था, और हमें 120 करना था, और वो मैच हम हार गए। एक्चुअली अगर वो हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट था क्वालिफाई होने के लिए फाइनल्स या नॉकआउट्स के लिए, तो वो मैच माही भाई ने कुछ शायद 25 या 30 बॉल खेल के 7-8 रन कुछ एकदम कम बनाए थे। अच्छा। तो वो, हाँ, वो मैच में वो काफी गुस्सा हो गए थे और अपने आप से कि बैटिंग इतनी ही हुई थी वगैरह। तो वो एक एक मैच मैंने देखा था उनको गुस्सा। बाकी तो हमेशा हम देखा ही नहीं है। और खास मतलब नॉर्मली तो उनके रूम पे ही रहते थे हम लोग, कभी चिल आउट कर रहे हैं, ज्यादातर प्लेयर्स उनके रूम पे मूवीज देख रहे हैं या फिर कभी शीशा कर रहे हैं, कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं। तो नॉर्मली वैसे हमारी बॉन्डिंग होती थी, जेल वगैरह सब जो भी है। तो एक ही राइट। बार देखा हूँ मैं बस उनको।
ओके। और जैसे आप आपकी जो बॉलिंग है, आप ट्रेडिशनल स्टाइल में बॉलिंग डालते हो ना कि फ्लैट फ्लैट डालते हो T20 में? जैसे आपने बोला कि हम विकेट निकालने, बॉल घुमाने और विकेट निकालने जाते हैं। तो जो भी यंगस्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं और जो भी देखने वाले हैं, तो उनको आपको क्या बोलना है? क्योंकि आजकल का जो क्रिकेट हो गया, आपने देखा है कि सब लोग जो भी है, मतलब बैट्समैन आजकल के भी मारने लगे। पर ऐसा नहीं कि उनको खोलना है या फिर उसको बीट करके स्टंपिंग या कुछ करना है। तो वो लोग भी फ्लैट फ्लैट डालते हैं, उल्टा बैट्समैन को इजी हो जाता है। तो आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है एज अ बॉलर सामने वाले बैट्समैन को, कि उसके मतलब आप एक दो ओवर डालोगे तो उसको पता चल जाता है आपको एज अ कहाँ पे खेल रहा है, कहाँ पे अनकंफर्टेबल है। तो वो हिसाब से आपको बॉलिंग डालना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली एज अ बॉलर जो है वो बेसिक थिंग्स है कि आपको विकेट रीड करके क्या है, विकेट में आपको परचेज मिल रहा है, हेल्प मिल रही है एज अ बॉलर, या फिर जैसे भी। पर अभी तो ज़्यादातर विकेट्स फ्लैट ही हो रहे हैं, अभी इवन अपने डोमेस्टिक मैचेस में भी काफ़ी फ्लैट्स हो रहे हैं। तो अभी इसके वजह से वो जो नॉर्मल जो पहले वो क्रिकेट होते थे कि आपको फ्लाइट करनी है, 5 के 6 के बॉल के 6 के 6 बॉल फ्लाइट करनी है, ये करने पर अभी दैट डजंट वर्क आउट नाउ। आप जैसे ही मतलब उतना फ्लाइट भी नहीं कर सकते, तो आपको नॉर्मली थोड़ा डिफेंसिव भी होके और अटैकिंग, तो दोनों आपको इस्तेमाल करके बॉलिंग डालना बहुत जरूरी है आज के इसमें। अगर T20 ऐसा गेम खेलना है या फिर 50 ओवर्स भी ले लो, तो वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बिल्कुल, वेरिएशंस आप वेरिएशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका स्पेशलिटी कौन सा, मतलब कौन सा वेरिएशन आपका सबसे बेस्ट है? मेरा आर्म बॉल एक अच्छा होता था, फिर स्कीडर मैं डालता था क्रॉस सिम से। पर जब आप नए बैट्समैन को डालते हो तो आपके माइंडसेट ऐसे होना कि एज ए स्पिनर, कोई भी स्पिनर हो, बट एज ए स्पिनर योर माइंडसेट हमेशा होना चाहिए कि बॉल घुमाने के लिए देखना है। तो आपका वो माइंडसेट रहेगा तो नॉर्मली आपका एक्शन जो रेवोल्यूशन है बॉल के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली वर्कआउट होता है। तो आप घुमाने को देखोगे बॉल, फिर एक बार बैट्समैन को अगर बॉल घूम गया और उसको लगा कि बॉल टर्न हो रहा है, तो वो भी सोचने लगता है। तो वो उसके बाद आप अपना वेरिएशन शुरू करते हो। तो नॉर्मली वेरिएशंस काफ़ी है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए, जैसे कि आर्म बॉल है, या फिर क्रॉस सिम्स है, फिर आप वाइड ऑफ द क्रीज डाल सकते हो, बीच से डाल सकते हो, क्लोज टू द स्टम्प्स क्रीज डाल सकते हो, पीछे से भी डाल सकते हो। तो ये काफ़ी वेरिएशंस है, बट दिस ऑल कम्स विद एक्सपीरियंस। जितने आप मैचेस खेलोगे, जैसा प्रैक्टिस करोगे, पर्पस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो वो हिसाब से एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये सब वेरिएशन सीखने को मिलते हैं। राइट। अगर कोई बैट्समैन आपको, मतलब अगर दो या तीन छक्का मारे, तो आप माइंडसेट कैसा होना चाहिए? बहुत सारे बॉलर्स है T20 में, अगर आप देखो एक या दो छक्का मारे तो फुल बॉडी लैंग्वेज उनका डाउन हो जाता है। तो उनको आपको क्या करना नहीं, ये बात जब मैं खेलता था तो एक धोनी ने भी मुझे बोला था कि एज अ बॉलर आप T20 में तो चलो कभी अच्छे से अच्छे बॉलर को मार तो पड़ती ही है, आप दो नहीं तीन सिक्सर्स भी लग जाते हैं। पर इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है कि कमबैक, अगर आपको सामने वाला बैट्समैन 2 बॉल में 2 छक्का मारा भी, तो आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको तीसरे बॉल पे आउट ले सकते हो। अगर आपकी थिंकिंग और बॉडी लैंग्वेज वैसी है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 2 छक्के 3 छक्के का के बॉडी लैंग्वेज नीचे हो गई और आप चौथा भी बॉल छक्का खा रहे हो या खराब डाल रहे हो, तो दैट इज डजंट वर्क आउट। T20 में ऑब्वियसली इट्स हार्श फॉर द बॉलर्स, आप रन्स के लिए जाते हो, बट इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू कम बैक। अगर आपको 2 बॉल में 2 छक्के लगे भी तो, लेकिन आप तीसरे बॉल में उसको आउट लेना, आपके पास वो रहना चाहिए और आपका माइंडसेट होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। है? और आपके स्ट्रगल के बारे में बताओ। क्रिकेट में आपको अप्स एंड डाउन तो आते ही रहेंगे, क्योंकि मैं, अब बहुत सारे प्लेयर्स अलग अलग स्टेट के रहते हैं, सब सब लोग का स्ट्रगल अलग रहता है। किसी का फाइनेंशियल स्ट्रगल रहता है, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, किसी को कोचेस अच्छे नहीं मिलते। ओके, किसी किसी जगह पे क्रिकेट ही नहीं होता है, उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है, दूसरे सिटी में जाके खेलना पड़ता है, अलग से रहते हैं। तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रगल हुआ है? नहीं, जब शुरुआत में स्कूल टाइम से जब खेले थे जूनियर लेवल में, तो उस टाइम पे आई केम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, मेरे डैडी छोटा सा बिजनेस था, वो हमारे फाइनेंस उतने ठीक नहीं थे ये सब। और यहाँ पे क्लब्स थे जो प्रोवाइड करते थे उस टाइम पे किट वगैरह, तो उस टाइम पे किट लेना भी बहुत मुश्किल था। तो स्ट्रगल्स थे ऑलमोस्ट एवरी, जो भी है बगैर स्ट्रगल के आप बढ़ नहीं सकते। तो स्ट्रगल्स आपके लाइफ में आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ यू लर्न लाइफ। तो जब गोवा में मैचेस नहीं होते थे तो मैं बैंगलोर 2000 में मैं बैंगलोर चला गया था खेलने के लिए। वहाँ पे मैंने 5 साल बैंगलोर में क्रिकेट खेला। वहाँ पे
नॉर्मली एक रूम लेके मैं खुद रहता था, और फिर मैंने वहाँ पे जॉब भी किया डीटीडीसी में। तो मुझे मेरा एम था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलूँ डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, कर्नाटका प्लेयर्स के साथ। तो क्लब्स को मैंने रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, फिर डीटीडीसी जो कुरियर कंपनी थी, तो उनके तरफ से फिर मैं मैचेस खेलने लगा। तो वो 5 साल काफ़ी स्ट्रगल था। फिर इंग्लैंड इंग्लैंड में खेलना, वहाँ के डिफरेंट कंडीशंस में, आप भी खेले हुए हो, हम वहीं से मिले। हाँ। तो वो, हाँ, तो फिर वो स्ट्रगल, वो सब लाइफ के आपके लेसन्स है। दैट्स हाउ यू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट लाइफ, के वो स्ट्रगल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट लाइफ इज सच के विदाउट चैलेंजेस एंड विदाउट स्ट्रगल इज ऑफ नो यूज। लाइफ का मजा फिर वही स्ट्रगल और चैलेंजेस में ही है। ओके, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस खत्म हुए, वही देख रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन बाकी है, क्योंकि बहुत बहुत लोगों ने मैं स्टोरी में डाला था, तो हाँ, बहुत मुझे मैसेज किए कि ये क्वेश्चन पूछो करके। हाँ, एक क्वेश्चन था कि हाउ डज यू फील टू बोल हाँ, विराट कोहली शर्मा। ये तो क्वेश्चन मतलब इसको कि almost जो भी बड़े प्लेयर है, डिविलियर्स, सचिन तेंदुलकर, धोनी, शेन, जो भी आपको फील कैसे होता है कि कोई इंटरनेशनल आता है और हम लेवल की बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल नहीं खेल पाते, पर उनको आईपीएल में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इंटरनेशनल प्लेयर के साथ उनका डिफरेंस जो रहता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स का, तो उसके बारे में आप बताओ कि डोमेस्टिक जो प्लेयर्स रहते हैं उनका हार्डवर्क और जो इंटरनेशनल जो हार्डवर्क और माइंडसेट कैसे रहता है, और आपका फीलिंग कैसा था इन बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने या फिर उनको बॉलिंग डालने में। इट्स अ ग्रेट फीलिंग केपी, जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, और एज अ क्रिकेटर, जब आप शुरुआत खेलना शुरू करते हो क्रिकेट, आपका ड्रीम होता है कि आप कंट्री रिप्रेजेंट करो या इन प्लेयरों के साथ खेलो। तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम थ्रू। जब मैं सिलेक्ट हुआ था सीएसके के लिए, और सडनली मैं ड्रेसिंग रूम में देख रहा हूँ मैथ्यू हेडन है, स्टीफन फ्लेमिंग है, एमएस धोनी है, सुरेश रैना है। तो इट वाज लाइक अ बिग फीलिंग फॉर मी, और अच्छा लग रहा था कि जो मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, उसका और पता था कि इसके आगे भी और मेहनत करना है। पर इन इन लोगों को जब आप देखते हो, नॉर्मली आप इन बड़े प्लेयरों को जब देखते हो, उनको देख के आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। द वे दे प्रिपेयर फॉर द मैच, ये कैसे ट्रेन करते हैं, अपने आप को कैसे कैरी करते हैं ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। तो ये एक्चुअली नॉर्मली अच्छी फीलिंग होती है। और अच्छा भी लगता है कि आप इतने बड़े प्लेयरों के साथ साथ में खेल रहे हो, इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कितना सीखने को मिल रहा है। तो आई कैन कॉल माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट, लकी था मैं। ओके, एक क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली, ये फनी भी है, पर ये सीखने की बहुत जो भी जो यंगस्टर्स है उनको सीखने के लिए बहुत सीख सकते हो उससे, क्योंकि जो रनआउट का सिचुएशन सबको पता है वो बहुत है फेमस ना। हो गया था, हाँ, जिसमें आपने दो आई थिंक 2 बार फंबल किया था रनआउट के लिए। मुझे पता है कि वो लेवल में प्रेशर कितना आया रहेगा आपको, कि सडनली मैंने देखा था रैना और मैं एमएस धोनी का चेहरा मैंने वो वीडियो में देखा था कैसा था, और इवन आपका भी, मतलब आप फुल प्रेशर में देखिए, इतना इजी ये वो लेवल में तो नहीं होना चाहिए, और हमसे हार्डली आपसे भी कभी ये हुआ नहीं रहेगा, मुझे भी पता है। और आप तभी फंबल हुए, आपके दिमाग में वो टाइम में क्या है और आपने वो वहां से कमबैक कैसे किया, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगा तो कोई उसका क्रिकेट करियर नीचे जा सकता है, ऐसे सिचुएशन में इतने पब्लिक देख रही है, तो आपने कमबैक भी कैसे किया और वो टाइम में आपका फीलिंग कैसे था। नहीं, मुझे याद है यार, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट वीडियोस, और मोस्ट वॉच। और काफी लोग मुझे हाँ हाँ पूछते हैं और मजा भी लेते हैं, बट इट्स फनी एक्चुअली, इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग आल्सो, बट लेकिन फनी है। उस टाइम पे मुझे पता है 2009 में साउथ अफ्रीका में जो मैचेस थे, तो उसमें 2 ग्राउंड्स थे जहाँ पे लाइट्स काफी नीचे थी, पोर्ट हाँ पी और ब्लॉमफॉन्टेन, ये 2 ग्राउंड्स में। और उस साल 2009 में सबसे ज्यादा कैचेस जो हैं मिस हुए हैं। एंड हाँ कोलकाता नाइट राइडर्स, उन्होंने शायद 60 या 65 कैचेस छोड़े हुए हैं, क्योंकि वो लाइट्स नीचे होने के वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही थी फील्डिंग के लिए। हाँ राइट। तो मुझे मुझे पता है वो रन आउट का, जब रायना ने थ्रो किया था, तो लाइट्स मेरे सीधा आंख के ऊपर आई, तो मुझे एकदम ब्लाइंड हो गया मैं वो बॉल लेने के लिए। तो ओके। हाथ को, मेरे हाथ पे लग के तो पीछे चले गए, तो बद्री ने भी थ्रो नीचे मार दिया, तो वो सब फंबल हो गया। इट वाज वेरी एंड एंड द एंड वो सब फनी हो गया। पर अच्छा ये बात है कि वो मैच में मैंने वापस 4 विकेट लिए थे, तो मैं हाँ बच गया एक्चुअली। हाँ, लेकिन पर बाद में माही भाई ने बद्री को अच्छा बम्बू दिया था उसके बाद। थ्रो खराब किया इसलिए।
थ्रो खराब किया, ओके। मैं बच गया क्योंकि 4 विकेट लिया, मैं बच गया उसमें। हाँ, तो वो टाइम में अब मैंने देखा कि वो सीजन में शायद आपने लगातार 2 मैच 4-4 विकेट लिए थे। हाँ, मेरा तो दूसरा वो मैच था वो है लगता जो, था हाँ। कि आपने वो फंबल होने के बाद में भी कमबैक किया, तो माइंडसेट कैसा था आपका वो टाइम में? क्योंकि मैंने देखा आपका प्रेशर तो बहुत था, पर बॉलिंग का जो मतलब टप्पा नहीं छोड़ा, वो कॉन्फिडेंस कहाँ है? नहीं, जो हो गया वो हो गया ना। आप वो अभी वो रनआउट मेरे से मिस हो गया था, तो मैं उसको भूल गया था एक्चुअली, क्योंकि मुझे मेरे पास और 3 ओवर बचे थे, मुझे बॉलिंग के ऊपर भी फोकस करना था। तो नॉर्मली माइंडसेट यही होता है कि आपके पास ऐसे नहीं कि काफी अच्छे प्लेयर्सों से भी कैचेस छूटते हैं, रनआउट्स मिस होते हैं, पर इम्पोर्टेंट ये है कि उसको आप भूल जाना बहुत जरूरी है, और आगे के लिए फोकस करना चाहिए। आप अगर वो माइंडसेट में लेके बैठोगे तो फिर आपका वो कंसंट्रेशन और फोकस नहीं होता। तो जैसे ही वो रन आउट मिस हो गया या कैचेस जो भी मिस हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट इज क्या, यू लुक फॉरवर्ड कि अभी नेक्स्ट आपको पॉजिटिव रहना चाहिए कि और एक कैच आएगी तो मैं उसको पकड़ूंगा, या फिर रन आउट आएगा तो मैं रन आउट ले लूंगा। तो मेरा माइंडसेट वही था कि मेरे पास बॉलिंग बची थी, बॉलिंग में मुझे अच्छा करना था, और फिर वैसे ही हुआ। जैसे मैंने बॉलिंग फिर डालने लगी तो मुझे विकेट्स मिले, और एंड ऑफ द मैच मैंने वो मैच में 4 विकेट लिए थे। ओके, तो डेफिनेटली ये टॉप क्वालिटी प्लेयर का थिंकिंग है, माइंडसेट है जो आपने बोला। और ये वीडियो देख के सब लोग बहुत बहुत सारे यंगस्टर्स इससे, और उनको भी फायदा हो। तो एक थैंक लास्ट टू ऑल द यंगस्टर्स, हाँ, क्या बोल रहे हो कि भी आवाज ब्रेक हो गई? एक लास्ट मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स। आई वुड लाइक टू से इज बी ऑनेस्ट, और हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, और ड्रीम करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्रीम करोगे, यू हैव टू ऑलवेज ड्रीम बिग, एंड यू शुड हैव दैट पोटेंशियल टू अचीव इट। और एज ए यंगस्टर, अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो अभी जनरेशन है, व्हाट आई एम लुकिंग एट इज कि दे वांट they don't want to work so hard like before, जैसे सचिन, अनिल कुंबले, राहुल भाई, ये सब जैसे इन्होंने मेहनत किए थे। तो आज के वो क्रिकेटर्स को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए एक्चुअली। तो दैट इज नॉट फेयर एक्चुअली, क्योंकि मेहनत मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। और आप अगर ऑनेस्टली अपने गेम के साथ ऑनेस्ट रहोगे और ऑनेस्टली मेहनत करोगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो मेरी एडवाइस यही है कि no matter what you do, even any sports, studies or anything, you have to be honest and hardworking. ओके, थैंक्स सादाब भाई फॉर कमिंग लाइव, बहुत मजा आया। Thank और you, होप KP. मैं गोवा में आऊँ और आपको कभी आपसे मिलूं, क्योंकि मैंने अभी तक गोवा ट्रैवल नहीं किया है। बहुत शौकीन अरे, न्यूज रही, मैंने अभी तक मेरी वाइफ भी गोवा की है ऑलमोस्ट। you तो are बोला अभी missing. तक फिर गोवा नहीं गया मैं। तो, अभी गोवा में तो अभी काफी लोग मुंबई से आए हुए हैं यार, तो यू आर द मिस, आप मिस कर रहे हो, फिर आ जाओ। नहीं, क्योंकि कैसे मुंबई का सीजन जो रहता है वो कंटिन्यूस बहुत बिजी रहता है, तो हमें किधर जाने नहीं मिलता है। तो इसलिए जब भी मौका मिले तो हम ट्राई करते हैं, पर मुझे आज तक मौका नहीं मिला है। कि एक बार सीजन चालू हुआ तो सीधा वो मार्च, या फिर अभी मुंबई T20 लीग भी आई है, तो अच्छा, फिर हाँ। अप्रैल मई तक जाता है। इंग्लैंड का भी सीजन हम लोग का कम हो जाता है, तो वो ओके। वो है, कहाँ घूमने नहीं मिला आजकल। तो देखते हैं अभी क्या, मैं जब आऊंगा आपसे जरूर मिलूंगा वहां पे। You are most welcome, KP. बस come anytime. Okay, thank you very much. थैंक्स, थैंक्स। Bye, take care, have a nice day. Bye, bye. सेम सेम। बाय।